चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। अभी हमने देखा चार्ल्स बबेज तक पढ़े थे पिछले क्लास में। तो चार्ल्स बबेज को किस आधार पर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस माना गया है? ठीक है, किस आधार पर? कि चूंकि उसने जो डिजिटल टेक्नोलॉजी दी और वो आज तक चल रहा है और आगे तक चलते रहेगा। आप स्क्रीन देखना छोड़ेंगे क्या? आपका जो पॉकेट में कंप्यूटर चला गया, जिसको आप मोबाइल बोलते हैं, अभी पहले पाम टॉप चलता था। पाम टॉप हम लोग दूर से देख, कहीं निकलता था, बहुत देर तक देखते थे, इतना छोटा कंप्यूटर है ना। लेकिन अब तो सबके पास में कंप्यूटर है, पैकेटे में इंटरनेट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, डॉक्यूमेंट भी आप शेयर कर रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं। आप अगर 15,000 से ऊपर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो MS ऑफिस का सारा काम कर सकते हैं उस पर, टाइपिंग वूपिंग सहित। सिर्फ ब्लूटूथ कीबोर्ड चाहिए, स्मॉलेस्ट, आप सब काम कर सकते हैं इधर वाला, ठीक है ना, प्रोफेशनल कुछ छोड़ करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरेशन क्या आपको सूचना दे रहा है। आखिर इसमें हम क्या ऐसा चीज जानेंगे जो आपको सहूलियत होगा आगे। हम इस कंप्यूटर फंडामेंटल को खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहे हैं कि जो एग्जामिनी है, जो परीक्षा आगे दे रहा है या देगा, कभी न कभी तो आप एग्जाम टच करेंगे, उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, उस पर्पज से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो पीढ़ी कहाँ से शुरू हुई? ये पीढ़ी शुरू हुई है 1930 ईस्वी के बाद से। कंप्यूटर डायरेक्ट ऐसे नहीं बन गया, उसको बनने में समय लगा होगा। आपने घर बनाया तो गृह प्रवेश किसी अन्य तिथि को किया होगा, लेकिन घर बनाने की तिथि अलग थी। हो सकता है 2 साल आपको लगा हो सकता है 6 महीना लगा हो। तो कंप्यूटर का जो रूपरेखा हमारे सामने आया फर्स्ट पीढ़ी का, वो 1930 से ही चालू हो गया था, ठीक है ना। और लगभग 5 साल, 6 साल, 7 साल ये काल्पनिक हम डेट दे रहे हैं, क्योंकि पहली पीढ़ी जो इसमें दिखाई पड़ी है वो 1945 से मानी जाती है। अगर आपको कंपटीशन पूछा जाएगा कि एग्जैक्ट ईयर कौन सा है फर्स्ट पीढ़ी की, तो आपका 1945 है। जो खास करके BCA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो विशेष रूप से इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, क्योंकि ये सवाल करेगा और बोलेगा आपको ये सब भी नहीं आती है, तब क्या जानते हो इतना दिन। हम इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस रेफर टू द पीरियड फ्रॉम 1940 टू 1950। लेकिन आप किताब में पढ़ेंगे तो उसमें 55 दिया हुआ है ना, 1945 से 1955 दिया हुआ है। हम जान के बैक करके लिखे, ठीक है ना, क्योंकि जब पहली चीज कोई चीज बनती है तो उसमें गड़बड़ी भी बहुत चीज आती है। आप देखे होंगे जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो याद कीजिए आपका क्या कहानी जानते होंगे, है ना। 1000 बोला 9000 इन 900 बार या इस तरह से वो फेल किया था और लास्ट में जाके सक्सेस किया, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो पहुँचने में उनको डिले हुआ होगा, तो इसलिए हम 1945 को घटा करके 1940 कर दिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए फर्स्ट पीढ़ी का पीरियड, जब 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको 1945 टू 1955 लिखना है, ठीक है ना। अब इसमें जो घटना घटता है, अब चलते हैं बहुत पीछे 1906 ईस्वी। हम इसके पीछे का इतिहास बताते हैं। 1906 ईस्वी BCA वाले ध्यान देंगे, है ना। 1906 में एक आविष्कार हुआ था, उस आविष्कार का नाम था वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब को समझने के लिए आप लोग आस पड़ोस में एक बल्ब देखे होंगे जो पहले चलता था, प्रभात खास करके लिखा हुआ, फिलिप्स प्रभात, यही 2 ज़्यादा चलता था, बजाज। तो प्रभात में 60 वाट और 100 वाट का बल्ब होता था, और उसी में बहुत बड़ा बल्ब जो अभी भी मुर्गा पोल्ट्री फॉर्म में यूज करते हैं, बड़ा बड़ा, है ना, 1,000 तक का वाट वाला बल्ब रहता था, ठीक है ना। अभी जो आप ट्यूब देखते हैं या लाइट देखते हैं उसमें वाट में रहता है, बहुत कम, यहाँ तक कि 8 वाट, 6 वाट, 15, ये 20 इस तरह से रहता है, ठीक है ना। अब वो आपका 60 वाट, मतलब एक ही बल्ब 60 वाट ले रहा है। अगर 10 बल्ब जला रहे हैं तो सोच लीजिए कितना बिल जाएगा, ठीक है ना। LED सिस्टम हो गया है। तो 1906 ईस्वी में एक वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था ली फिजिसिस्ट के द्वारा।
हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। इन दिस जनरेशन जो कंप्यूटर आया था तब उसकी फिर हम चर्चा करेंगे। इन दिस जनरेशन इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर का नाम है फर्स्ट जनरेशन का। पहला परीक्षा में आएगा फर्स्ट पीरियड 1945 टू 1955। दूसरा क्या आएगा, फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि एबेकस बोल दीजिएगा। हम जो बेसिक पढ़ाए थे बताया नहीं कि एबेकस पहला कंप्यूटर था, तो पहला कंप्यूटर का प्रारूप था। कंप्यूटर की शुरुआत उसका अंश माना जाता है, लेकिन वो नहीं है। यहां से पहला आपको मानना है। फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था, एनिएक, और इसका फुल फॉर्म भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, ये आया आपके सामने। द फीचर्स ऑफ दिस कंप्यूटर वर एज फॉलोज। ठीक है ना, इसमें W को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या आया सबसे पहले, इसकी टेक्नोलॉजी कैसी थी। इसमें आया था वैक्यूम ट्यूब्स वर द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी आई वो टेक्नोलॉजी का नाम था वैक्यूम ट्यूब। अब इसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब को कल्पना कीजिए कि आपने बल्ब देखा, प्रभात या फिलिप्स की हम चर्चा किए थे, 60 वाट और 100 वाट। फिर एक बार हम चर्चा किए थे 1000 वाट का बल्ब। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक ऐसा कल्पना कीजिए जो 5000 वाट का हो, 5000 वाट। ठीक है ना, अब साइज भी देख लीजिए, कम से कम आपके कमर भर तक का लंबाई चौड़ाई देखिएगा तो एक वैक्यूम ट्यूब उसी तरह से। और उसी तरह से आप देखे होंगे जो मोटा वाला टीवी आता था पहले, ठीक है ना, उसमें भी ट्यूब ही रहता है वो उसी तरह से। ठीक है ना, और वो फटता है तो आवाज़ भी करता है। अगर आपका बल्ब, आप पढ़े होंगे वैज्ञानिक खोज में कि जब बल्ब फटता है तो आवाज़ करता है। क्यों आवाज़ करता है, है ना, उसमें हवा नहीं रहती। ठीक है ना, वैकेंट रहता है वो उसका अंदर वाला भाग, इसलिए आवाज़ करती है। तो वैक्यूम ट्यूब उसी तरह से बल्ब की आकृति का ही है और उतना ही सेंसिटिव। अगर 1000 का बल्ब फट जाए तो बहुत आवाज़ करेगा ना, और 5000 का बल्ब रहे तो समझ लीजिए कहीं बंदूक छूटा हो या बम छूटा हो, ऐसा आवाज़ करेगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर पहले जनरेशन में दीज वैक्यूम ट्यूब्स एक्टेड एज द कंपोनेंट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, और वैक्यूम ट्यूब के द्वारा ही डेटा प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता था। द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स गोज टू ली डी फॉरेस्ट, अ फिजिसिस्ट इन 1906। हम चर्चा किए थे ना कि 1906 ईस्वी में ली डी फॉरेस्ट एक वैज्ञानिक रहे हैं, फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्री। उन्होंने 1906 ईस्वी में इसका आविष्कार कर लिया था। अब इसका यूज कब किया, 1940 ईस्वी में, मतलब 40 साल के बाद फाइनल रूप से इसका यूज हुआ। ठीक है ना, इट इज एज्यूम्ड दैट अबाउट 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में कितने वैक्यूम ट्यूब्स थे, 18,000। अगर आपके सामने 1000 वाट का 18,000 बल्ब को लगा दिया जाए तो क्या हाल होगा। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स आपके कंप्यूटर में था। तो समझ लीजिए कि सबसे पहले नुकसान क्या था, रिस्क कितना था, है ना। अगर एक भी वैक्यूम ट्यूब ब्लास्ट करेगा तो क्या हाल होगा। ठीक है ना, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे की देख लीजिए इसी तरह का ये वैक्यूम ट्यूब्स थे। इसमें तो आपको छोटा छोटा नजर आएगा और वैसे ही है, ये वैक्यूम ट्यूब्स थे। ठीक है, साइज एंड पावर कंजप्शन। अब देखिए इसका साइज कैसा था और पावर कंजप्शन क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर लार्ज एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिजिकल स्पेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पेस छेकते थे और इसमें अधिक से अधिक बिजली की खपत होती थी। अब बिजली की खपत भी बोलेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। द लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स जनरेटेड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट एंड कंज्यूम्ड अ सब्सटेंशियल
अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत जगह भी बहुत अधिक छेकता था और बहुत अधिक पावर भी कंज्यूम करता था। बिजली चाहिए, आप देखे होंगे घर में बिजली, नॉर्मल बिजली लगाए हुए, आयरन आप जोड़िए तो आपका एक बार अप डाउन करेगा बिजली, हीटर जला दीजिए अप डाउन करेगा, तो उससे पकड़ लेता है कि कोई इस पर लोड दिया, मोटर चला रहे हैं तो लोड पड़ेगा, ठीक है ना। और ये अब देखिए और इसकी खासियत क्या है, द वेट ऑफ दीज कंप्यूटर्स वेयर 30 to 50 टन्स एंड साइजेज ऑल्सो वेयर 35 to 50 फीट, ठीक है ना। अब देखिए ये भी क्या बोल रहा है, इसका वजन कितना था टन में। अभी मोबाइल को जो आप देखते हो यूट्यूबर एक छोटा सा मेजरमेंट रहता है उस पर रखता है और 200 ग्राम भी नहीं पुरता है। अभी का जो लेटेस्ट मोबाइल बहुत आ रहा है, हल्की होती है ना, ये कितना है टन में है, मतलब रेलगाड़ी समझ लीजिए, एक माल ढोने वाला डब्बा और उतना ही वजन, ठीक है। एक ये टेक्नोलॉजी था। आगे चलते स्पीड एंड प्रोसेसिंग, दीज कंप्यूटर्स वेयर रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर्स, यानी बहुत ही स्लो था। फिर भी जिसे आप कल देखे होंगे प्रैक्टिकल आपका अच्छा से नहीं हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड घटा गर्मी के कारण, उसको कंट्रोल भी नहीं हो पाया। उस समय का क्या हाल रहा होगा, एक कंप्यूटर चल रहा है और एक बार फिर पावर कंजप्शन में चलते हैं। एक कंप्यूटर को चलाने के लिए इतनी बिजली चाहिए थी जितना कि एक शहर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। मतलब एक कंप्यूटर में सबसे पहले बिजली ऑफिस से आपको लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, बिजली कॉलोनी है ना, पावर ग्रिड। एक पावर ग्रिड पहले चाहिए एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। एक शहर की जो रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट एक कंप्यूटर को चलाने के लिए थी। अब सोच लीजिए क्या हाल है। फिर उसके बाद आप प्रोग्रामिंग में चलते हैं, इसको चलाने के लिए क्या क्या सोचना पड़ता था, प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत स्लो था। अब प्रोग्रामिंग क्या था, प्रोग्रामिंग ऑफ दीज कंप्यूटर्स वेयर बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज विच वेर रिटन इन बाइनरी कोड ओनली। अब इसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डिस्प्ले है, जो लिखा हुआ चीज मिलता है, वो किसमें था, सिर्फ 0 और 1 में, बाइनरी कोड में। और बाइनरी कोड में आप बोलिएगा क्या नाम है, तो आप बोल दीजिए 0111। कहाँ रहते हो, 0111 या 1100। तो क्या समझ में आ गया आपका, डिटेल्स हम समझ गए क्या, नहीं समझ पाए। और उसी तरह से वो कुछ भी करते थे तो उसी में काम करता था। उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक लैंग्वेज वहां पर लगा। अब देखिए क्या था, बाइनरी कोड ले रहा था, इनपुट वॉज मैनुअली परफॉर्म्ड यूजिंग पंच कार्ड्स के द्वारा एंड पेपर टैप, एंड आउटपुट वॉज ऑफन डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स, और पंच कार्ड्स के द्वारा ही इनपुट भी लेता था और आउटपुट भी वैसे ही आपको मिलता था। आगे देखिए अब यहां से क्या हुआ, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन। इसमें और कंप्यूटर आए, कौन कौन कंप्यूटर आया, एडवेक आया, इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज डिजाइन्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन एंड हिज कलीग्स। फिर है एडवेक इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम्स, थोड़ा थोड़ा स्टोर्ड होने लगा था। आगे देख लीजिए कंप्यूटर का साइज, ठीक है, कंप्यूटर की आकृति। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आया यूनिवैक। ये ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट सेमेस्टर में सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बीसीए वाले में सारा क्वेश्चन जितना देख रहे हैं। इस भी कौन जनरेशन तो सबसे पहले कंपटीशन में पहला प्रश्न रहता है कि कौन जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई। फिर देखिए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इट वॉज डेवलप्ड बाय जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉकलीज कंपनी। ये जो दूसरा कंप्यूटर था, दिस वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो गया था कॉमर्शियल की तरह। इट वॉज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सेंसस डेटा इन 1950। फिर उसी ईस्वी में थोड़ा सा ये कंप्यूटर जो है थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था, डिस्प्ले इसका इसमें आया था।
फिर आगे आगे लेते हैं। चलिए ऊपर आगे देखते हैं। चलिए यहां तक हम देखना है इसमें। अब यहां से जो है पहले जनरेशन में, इसमें हम चर्चा नहीं कर पाए हैं, जो कंप्यूटर लैंग्वेज था वो लैंग्वेज इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, वो फॉर्ट्रैन फार्मूला ट्रांसलेशन का फुल फॉर्म है, और वो पूरी तरह से बाइनरी कोड पर ही आधारित था। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस समय के कंप्यूटर में अभी वाले छात्र होते और वो कंप्यूटर सिर्फ रहता तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स में एमएससी करना पड़ता, और उसके बाद बाइनरी कोड का वैज्ञानिक होना पड़ता, बाइनरी कोड रिसर्च, तब जाके आपका एडमिशन होता है ना, और फीस होता कम से कम 1 करोड़ डीसीए डीसीए करने में, नहीं होता है ना। और इसका बहुत ऐसा यूट्यूब पर देखते हैं या गूगल में सर्च करते हैं तो बहुत ऐसा इसका खराब कंप्यूटर होता है जब ठीक होता था, है ना, जब बहुत हीट होने लगता था तो लोग इसको बंद करते थे, खोलता था तो दिन भर खुले है, कितना देर, 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, कोई उसका अता पता नहीं था कंप्यूटर खुलने में। बंद किया तुरंत नहीं बंद होता था, फिर उसके वेटिंग में रहता था, और पावर कितना हीट होता होगा आप समझ सकते हैं। ये पहले जनरेशन का कंप्यूटर हम आपको यहाँ तक आपको गाइड किए। हमको उम्मीद है कि पहले जनरेशन का सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल में हम लोग